बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार। मैं हूँ आपका भाई, आपका दोस्त, आपका बेटा कार्तिक। तो भाई, कल वाले व्लॉग में आपने जैसा कि देखा कि कल वाले व्लॉग में हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहे थे कि वो कहाँ कैसे अपने आप को जिंदा फील करते हैं, कैसे मरे हुए फील करते हैं। तो आज वाले उसमें हम उसे ही टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लीव और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लीव कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो रहते कहाँ हैं। चलो भाई पढ़ते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बी सिंगल सेल लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गे एंड प्रोटोजोआ, और मल्टी सेलुलर सच एज मैनी एल्गे एंड फंजाई। अब यहाँ पे कहता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सिंगल सेल्ड भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। तो हमारे सिंगल सेल में आते हैं जैसे बैक्टीरिया, कुछ एल्गे और प्रोटोजोआ, और हमारे मल्टी सेलुलर में आते हैं बहुत सारी एल्गी और फंजाई। फिर आगे कहते हैं दे लिव इन ऑल टाइप ऑफ एनवायरनमेंट रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग एंड डेजर्ट टू मार्शी लैंड। दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स। कि ये कहीं भी रह सकते हैं। ये बर्फीले इलाके में भी रह सकते हैं और गर्म इलाके मतलब हॉट स्प्रिंग में भी रह सकते हैं। और आगे कहता है कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एनिमल्स की बॉडी में भी पाए जाते हैं, हमारी बॉडी में भी पाए जाते हैं। हो सकता है मेरे या आपके शरीर में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जो हमारे शरीर में घूम रहे हों। और फिर ये आगे कहता है सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली। यहाँ कह रखा है कि कुछ ऐसे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर भी उगते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो फ्रीली घूमते हैं उनके ऊपर भी उगते हैं। अब आगे आता है नया टॉपिक, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस। इसमें बता रखा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे दोस्त कैसे होते हैं और हमारे दुश्मन कैसे होते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ. Some of them are beneficial in many ways, whereas some others are harmful and cause disease. Let us study about them in detail. ये कहता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारी ज़िंदगी में बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब बहुत ही ज़रूरी रोल है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हमारी लाइफ में। कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं, हार्म पहुंचाते हैं और हमें डिजीज़ देते हैं। तो इनके बारे में हमें अब डिटेल में पढ़ना है। तो यहाँ पे है पहला फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो हमारे दोस्त होते हैं। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर वेरियस पर्पसेस। दे आर यूज इन प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो हमें तरह तरह से अपने फ़ायदा पहुँचाते हैं और तरह तरह से हमारी मदद करते हैं। जो भी आप केक खाते हैं, जो भी आप ब्रेड खाते हैं और जो भी आप दही पीते हैं, उन सबको बनाने का काम कौन करता है? उन सबको बनाने का काम करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म और भी टाइप से हमारा इस्तेमाल में आते हैं, उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ नीचे एक बॉक्स दे रखा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस एजेस। कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका इस्तेमाल अल्कोहल बनाने के लिए बहुत पुराने समय से होता आ रहा है। अब आगे बोलता है कि दे आर ऑल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप ऑफ द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को साफ सुथरा रखने के लिए और क्लीन करने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी मदद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द ऑर्गेनिक वेस्ट, वेजिटेबल पील्स, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, फेसेस एक्सेट्रा are broken down into harmless and usable substance by bacteria. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि ये नोट कर लीजिए, व्हाट आर द यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे किस किस कामों में इस्तेमाल और एक और क्वेश्चन बन सकता है कि हाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर बेनिफिशियल फॉर अस। आप सोच रहे होंगे कि क्लीनिंग करने में कैसे हेल्प करते हैं। तो इसकी अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल इनटू सिंपल सब्सटेंसेस, मैन्योर आर ऑल्सो फॉर्म बाय दीज माइक्रोब्स। तो अब जो ये यहाँ पे जो आपको छिलके दिख रहे हैं,
ये ऐसी डिकम्पोज हो जाएंगे, जो यहाँ पे इनमें माइक्रोब्स आ जाएंगे और फिर ये डिकम्पोज हो जाएंगे। तो जब ये डिकम्पोज हो जाएंगे तो हमारा जो इन्वायरमेंट है वो क्लीन हो जाएगा। फिर अब आगे कहता है कि रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज इन दी प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। यहाँ पे बताया हुआ है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उन्हें हम मेडिसिन बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। कि जो माइक्रोब्स हैं वो सॉइल फर्टाइल करने में भी काम आते हैं और उनके जो सॉइल में जो नाइट्रोजन होती है उसे फिक्स करने में के भी काम आते हैं, जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब देखो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए कितने फ्रेंडली है। ये हमारे लिए फूड प्रोवाइड करते हैं, कर्ड बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं, केक बनाते हैं, ये अल्कोहल बनाते हैं, इन्वायरमेंट को साफ़ रखते हैं, और जो भी हमारा वेस्ट चीज़ होते हैं वो उन्हें डिकम्पोज करके सॉइल में मिक्स कर देते हैं, वो मेडिसिन बनाने के काम आते हैं, और वो हमारे सॉइल की फर्टिलिटी भी वापस लाते हैं, इंक्रीज़ करते हैं नाइट्रोजन को फिक्स करके। अब नाइट्रोजन फिक्सिंग हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? नाइट्रोजन फिक्सिंग इसलिए ज़रूरी है, अगर हमारी सॉइल में नाइट्रोजन नहीं होगा तो जो लेग्यूमिनियस प्लांट है वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। ऑर्गेनिज्म के जितने भी यूजेस हैं उन्हें बारी बारी पढ़ते हैं। यू हैव लर्नड इन क्लास 7th दैट मिल्क इज टर्न इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया। ये यहाँ पे कहता है कि जो आपने क्लास 7th में पढ़ा होगा कि जो मिल्क है, दूध है, वो दही में कैसे कन्वर्ट होता है, उसे दही में बैक्टीरिया कन्वर्ट करता है। अब इसकी जानकारी और जानने के लिए यहाँ पे पहेली है आपकी जो साइंस की बुक है उसमें जो दो लोग हैं, बच्चे हैं, पहेली और बूझो, वो पहेली है, वो कुछ पूछ रही है, तो चलिए देखते हैं। I saw that my mother added a little curd to a warm milk to set a curd for the next day. I wondered why. अब ये पहेली कह रही है कि मैंने एक दिन अपनी माँ को देखा, उसकी मदर को थोड़े से कर्ड में एक गरम दूध मिलाते हुए, क्यों, ताकि वो अगले दिन की जो दही है वो तैयार हो जाए। आई वंडर्ड वाई, ऐसा क्यों? चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। जो कर्ड है उसमें कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें से एक बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। उनमें से एक खास बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस। ये कर्ड को हेल्प करता है, जो कि मिल्क को हेल्प करता है कर्ड में कन्वर्ट होने में, या उसकी मदद करता है मिल्क को कर्ड बनने में। मतलब जब आप थोड़ी सा कर्ड लेंगे, उसमें आप गरम दूध, इतना बिल्कुल उबलता हुआ नहीं, हल्का सा गरम दूध, और आप जब दही में डालेंगे तब जो लैक्टोबैसिलस है वो अपना काम करना शुरू कर देगा। वो मिल्क को कर्ड बनाने की तैयारी शुरू कर देगा। इससे यहाँ मिल्क जो है वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। जो लैक्टोबैसिलस के अलावा जो बैक्टीरिया होते हैं वो चीज़ को बनाने के भी काम आते हैं। चीज़ आपने सुना होगा, जब आप पिज़्ज़ा खाते होंगे तो उसमें जो आप ऐड होता है वो चीज़ भी ऐड होता है, चीज़ को बनाने में, पिकल्स को बनाने में, और बहुत सारे और भी वही कई सारे फूड आइटम। एन इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रवा, सूजी एंड इडलीज इज कर्ड। कि जब आप भटूरा बनाते हैं, जब आप रवा, इडली ये बनाते हैं, तो वहाँ पे भी दही यूज़ आती है। कैन यू गेस वाई? कि आप बता सकते कि ऐसा क्यों? अब यहाँ आगे दे रखा है कि बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडली एंड डोसा बैटर। जो बैक्टीरिया और यीस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, मतलब बहुत ज़्यादा काम में लाया जाता है फर्मेंटेशन के लिए। और फर्मेंटेशन में किस चीज़ के लिए? राइस, चावल की जो इडली होती है उसे, और डोसा जो होता है उसका बेटर, मतलब उसका पेस्ट बनाने के लिए। अभी हम उसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, तो उसे समझाने के लिए यहाँ एक एक्टिविटी दे रखी है कि टेक हाफ किलो फ्लोर, आटा और मैदा, ऐड सम शुगर एंड मिक्स विद वार्म वाटर
Add a small amount of yeast powder and need to make a soft dough. What do you observe after 2 hours? Did you find the dough rising? इस वाली एक्टिविटी में आपको करना है कि आपको आधा किलो लेना है आटा या मैदा, उसमें थोड़ी सी चीनी डाल देना और उसे गर्म पानी के साथ मिक्स कर देना। मिक्स करने के बाद आपको उस पर थोड़ा सा ईस्ट पाउडर डालना है, हल्का सा ईस्ट पाउडर डाल देना और उसे जब आप आटा को गूंदेंगे, जब आप फिर आटा को गूंद देना, फिर उसे आपको कुछ नहीं करना, आपको उसे 2 घंटे तक ऐसे ही रख देना। फिर आपको ऑब्जर्व करना है कि ये जो आपने ईस्ट और मैदा को जो मिक्स करा था, क्या वो 2 घंटे बाद ऐसा डो बन जाएगा, ये फूल जाएगा, ये इतना बड़ा ये हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? इसलिए क्योंकि ये जो यीस्ट है, ये जब ये पहुंचता है, उसे गर्म पानी मिलता है और शुगर मिलता है, तो ये अपने आप को रिप्रोड्यूस करने लगता है, जल्दी रैपिडली रिप्रोड्यूस करने लगता है और फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है रेस्पिरेशन के दौरान। कैसा रेस्पिरेशन? एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है ये। अब आपने देखा कि ये जो आटा है ये पैक है और जो CO2 वो प्रोड्यूस करता है वो बाहर नहीं निकलने पाता। वो अगर बाहर नहीं निकल पाएगा तो इसके अंदर ही स्टोर हो जाएगा और ये फूलने लगता है। आगे यही कहता है, बबल्स ऑफ द गैस फिल द डो एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम, फिगर 2.6। दिस इज द basis of the use of yeast in the baking industry for making bread, pastry and cakes। कि जो भी आप ब्रेड खाते हैं, जो भी आप पेस्ट्री खाते हैं और जो भी आप केक खाते हैं, उनमें यही यूज़ होता है ईस्ट। जब भी आपके घर में भटूरा बनता है तो आप उसमें क्या यूज़ करते हैं? कर्ड यूज़ करते हैं, क्योंकि कर्ड में भी बैक्टीरिया होता है और वो उसके जो भटूरे का जो डो है उसे फुला देता है। तो यहाँ पे हम अब अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है? कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसका मतलब कि जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका हम कमर्शियल यूज़ कैसे करते हैं, यहाँ करते हैं और क्यों करते हैं। कमर्शियल यूज़ में आप सिंपली आपको ये पढ़ना है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो अल्कोहल बनाने और वाइन बनाने में कैसे काम में आते हैं। अगर मैं कहूँ कि वो जो आप अपने घर में विनेगर देखते हैं, जिसे एसिडिक एसिड भी कहा जाता है, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ही बनाया जाता है। अब यहाँ पे भी ईस्ट का यूज़ होता है। ईस्ट का यूज़ करके बहुत ही बड़े स्केल पे अल्कोहल और वाइन का प्रोडक्शन होता है। कि कभी आपने कोई डिस्कवरी चैनल देखा होगा या कोई डॉक्यूमेंट्री देखी होगी, उसमें आपको पता चलेगा कि जो अल्कोहल और वाइन है उनका वो कैसे बनते हैं। उसमें ग्रेन्स होते हैं जैसे बार्ली, वीट, राइस और बहुत सारे जो फ्रूट जूस है उन्हें क्रश करके उसके ऊपर यीस्ट पाउडर छिड़का जाता है। अब जो ये बार्ली, वीट और राइस और फ्रूट जूसेस, जब इनमें जो यीस्ट पाउडर है वो छिड़का जाता है तो इनमें पहले से ही नेचुरल शुगर्स होता है। एक शुगर होती है जो चीनी जो हम खाते हैं, और जो दूसरी शुगर है वो जैसे आपने बहुत सारे फल देखे होंगे जो मीठे होते हैं, क्योंकि उनमें नेचुरल शुगर होता है। जो ये आपके बार्ली, वीट, राइस और जो फ्रूट जूसेस हैं इनमें भी आपकी नेचुरल शुगर होता है। फिर जो ईस्ट है वो इनके नेचुरल शुगर के नेचुरल शुगर पे रिएक्शन करता है और तब वो अल्कोहल और वाइन का फॉर्मेशन होता है। हम यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखी है कि टेक अ 500 ml बीकर filled up to 3/4 with water, dissolve 2-3 teaspoon of sugar in it, add half spoon of yeast powder to the sugar solution, keep it covered in a warm place for 4 to 5 hours. Now smell the solution. Can you get a smell? इसमें बता रखा है कि आपको 500 ml का एक बीकर लेना है, उसमें 3/4 वाटर डालना है, मतलब 300-350 ml वाटर डालना है और उसमें 2-3 चम्मच शुगर के डाल देना है। डाल दिया, फिर आपको उसमें आधा चम्मच ईस्ट पाउडर मिलाना है, वो जो शुगर सॉल्यूशन है उसमें। फिर आप उसे 4-5 घंटे गर्म जगह में बंद करके रख दीजिए।
फिर आपको उसमें से स्मेल आनी शुरू हो जाएगी, और ये जो स्मेल होगी ना, ये होगी अल्कोहल की। अल्कोहल जो लोग जो ड्रिंक्स पीते हैं, जिन्हें हिंदी में शराब भी बोला जाता है, उसकी स्मेल आने लग जाएगी। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा, जो हमने यहाँ पे ईस्ट जो उसमें मिक्स करा है पाउडर, जो हमने शुगर डाला था वो पानी में, उसके साथ एक्शन करेगा और अल्कोहल की फॉर्मेशन करेगा, और साथ में CO2 गैस का रिलीजन करेगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो शुगर ईस्ट है, उसने हमारे शुगर सॉल्यूशन को अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया है, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं फर्मेंटेशन। यहाँ पे इसकी डिफाइन दी गई है। दिस प्रोसेस ऑफ कंजम्पशन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। लुइस पेस्टर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन 1857। जो ये लुइस पेस्टर है, इन्होंने फर्मेंटेशन को डिस्कवर करा था, मतलब उनने सबसे पहले ये फर्मेंटेशन करके देखा था। और उन्होंने कब करा था? 1857 में। यहाँ पे आपका क्वेश्चन बन सकता है कि हु डिस्कवर फर्मेंटेशन, या लुइस पेस्टर, विच थिंग लुइस पेस्टर डिस्कवर्ड। तो अगर आप देखें तो लुइस पेस्टर डिस्कवर द प्रोसेस फर्मेंटेशन, ये आपके पहले का आंसर है। और अगर आप देखें कि वो विच थिंग लुइस पेस्टर डिस्कवर, तो इन विच ईयर लुइस पेस्टर डिस्कवर फर्मेंटेशन, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। और अगर आप इसका आंसर याद कर लेना कि 1857 में लुइस पेस्टर ने फर्मेंटेशन डिस्कवर करा था। फर्मेंटेशन के एक उससे मैं आपको समझाता हूँ कि शुगर और ईस्ट जब दोनों आपस में मिलते हैं तो हमारा बनता है अल्कोहल, और CO2 रिलीज़ होती है। अब यहाँ पे हमारे पास है अगला टॉपिक, मेडिसिनल यूज़ ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इसका मतलब है कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका हम मेडिकल में कैसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ कहता है कि वेन एवर यू फॉल इल द डॉक्टर में गिव यू सम एंटीबायोटिक्स, टैबलेट, कैप्सूल और इंजेक्शन सच एज पेनिसिलिन। तो यहाँ कहता है कि यहाँ पे कहता है कि अगर आपको कोई तकलीफ़ होती है, आपको कुछ बुखार सा लगता है, आप बीमार होते हैं, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। और जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक टैबलेट्स देता है। और ये जो एंटीबायोटिक होती है ये आपको और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही तैयार की जाती है। यहाँ कहता है द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो ये आपकी एंटीबायोटिक टैबलेट्स है, ये आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा प्राप्त की जाती है। और ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं, बीमारियाँ होती हैं, तकलीफ़ होती है, और बैक्टीरिया इन्फेक्शन होते हैं जो बैक्टीरिया द्वारा जो एंटीबायोटिक द्वारा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा बनाई जाती है, उससे हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। कहता है कि दीज मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। ऐसी मेडिसिन जो कि किससे प्राप्त होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्राप्त होते हैं। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म कर दें या उन्हें रोक दें, तो ये हमारा दवाई कौन सी होगी? ये होगी हमारी एंटीबायोटिक। ठीक है। These days a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi. Streptomycin, tetracycline and एथ्रोमाइसिन आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स। यहाँ पे ये जो जितनी भी एंटीबायोटिक्स के नाम दे रखे हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्राप्त किए जाते हैं, और इनका हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए। लेकिन आज के 100 साल पहले की बात करें ना, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी। क्यों पॉसिबल नहीं थी? क्योंकि अगर आप ये डाटा देखें तो यहाँ बताया गया है कि इन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वॉज वर्किंग ऑन अ कल्चर ऑफ डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया। सडनली ही फाउंड द स्पोर्स ऑफ लिटिल ग्रीन माउल्ड इन वन ऑफ हिज कल्चर प्लेट्स। He observed that the presence of mold prevented the growth of bacteria. 1929 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जो डिजीज़ पे काम कर रहे थे, जो बैक्टीरिया से हो रहा था। मतलब बैक्टीरिया जो डिजीज़ कर रहे थे उनके ऊपर ये काम कर रहे थे, जो कि पुराने ज़माने में ये कल्चर डिजीज़ होती थी।
तब उन्हें पता चला कि इनके जो कल्चर प्लेट है, जो इनके टेस्ट वेस्ट में जो ये इनके टेस्ट वेट का जो रिजल्ट निकला था, वहाँ पे एक खास प्रकार का ग्रीन माउल्ड है। तो जिस भी प्लेट पे एक ग्रीन माउल्ड है ना, वहाँ पे बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो तब इन्हें पता चला कि इनके पास एक ऐसा फंजई है, या क्या आप कह सकते हैं ऐसा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो इस इन्फेक्शन से हमें बचा सकता था। तब इन्होंने पेनिसिलिन नाम का एक एंटीबायोटिक खोजा या बनाया, और उसके बारे में इन्होंने लोगों को बताया। तो सोचिए 1929 के बाद हम एंटीबायोटिक दवाइयाँ यूज़ कर रहे हैं, तो उसके पहले वो कैसे करते थे? तो उसके लिए आपको इनसे यहाँ 1929 से पहले आपको उस बीमारियों के लिए एक अच्छा इलाज उपलब्ध नहीं था। तो चलिए आगे चलते हैं। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं कि आर सम ऑफ द कॉमनली नोन एंटीबायोटिक विच आर मेड फ्रॉम फंगी एंड बैक्टीरिया। ये जो पीछे नाम पड़े, इलेक्ट्रोमाइसिन था, स्ट्रेप्टोमाइसिन था, ये जो एंटीबायोटिक्स है ये फंगी और बैक्टीरिया के द्वारा बनाए गए हैं, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ये बनाए गए हैं। शायद मेरी बुक में गलत दे रखा है, यहाँ बैक्टीरिया नहीं आएगा, यहाँ आएगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। The antibiotics are manufactured by growing specific microorganism and are used to cure a variety of diseases. यहाँ बता रखा है कि ये जो हमारी एंटीबायोटिक्स है ये हम कहाँ से प्राप्त करते हैं। ये हम एक स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्राप्त करते हैं बीमारियों को दूर करने के लिए। अब यहाँ आगे कहते हैं कि antibiotic are even mixed with feed of livestock and poultry to check microbial infection in animal. They are also used to control many plant disease. ऐसी बात नहीं है कि ये जो एंटीबायोटिक्स हैं उनका इस्तेमाल सिर्फ ह्यूमंस पे होता है। इनका यूज़ आपने अपने आसपास भी देखा होगा कि आपने कहीं पोल्ट्री फार्म या मुर्गी फार्म देखा होगा कि मुर्गी उन्हें भी इन्फेक्शन से बचाने के लिए, या और भी कोई जानवर को इन्फेक्शन से बचाने के लिए भी एंटीबायोटिक को यूज़ में लाया जाता है। उनके खाने में एंटीबायोटिक मिला के दे देते हैं ताकि वो उनका जो इन्फेक्शन है वो ठीक हो जाए। अब यह जो एंटीबायोटिक है उन्हें हम बहुत सारी प्लांट डिजीज़ को भी कंट्रोल करने के काम में भी ला सकते हैं। अब यहाँ आगे क्या कहता है कि It is important to remember that antibiotics should be taken only the advice of a qualified doctor. यहाँ पे एक बात बता रखी है कि अगर आपको कभी भी एंटीबायोटिक खाना है तो आप एक क्वालिफाइड डॉक्टर की एडवाइस से ही खाइए, मतलब उनसे पूछ के ही खाइए। ऑल्सो यू मस्ट कंप्लीट द कोर्स प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर। आपको जो डॉक्टर ने जो कोर्स बताया है उसे भी आपको कंप्लीट करना होगा। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कौन सा कोर्स, कि जैसे आपको कि डॉक्टर ने बताया कि भाई ये एंटीबायोटिक आपको 3 दिन तक खानी है, तो आपको वो दवाई 3 दिन तक ही खानी है, उससे पहले आप ख़त्म नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन दवाई खाई और बीमारी ठीक हो गई तो आपने दवाई खाना छोड़ दिया, ऐसा कभी भी नहीं करना है। आगे कहता है इफ़ यू टेक एंटीबायोटिक व्हेन नॉट नीडेड और इन रॉन्ग डोजेस इट मेड द ड्रग लेस इफेक्टिव व्हेन यू नीड इन फ्यूचर्स। यहाँ बता रहे कि अगर आप बिना कोई मतलब के एंटीबायोटिक खाते हैं या गलत उसमें एंटीबायोटिक खाते हैं, तो जब आपको फिर आगे बीमारी होगी ना, वो एंटीबायोटिक आपकी बॉडी पे काम नहीं करेगी, आपकी बॉडी उसके खिलाफ कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करेगा। आगे कहता है कि ऑल्सो एंटीबायोटिक यही है ना, हाँ यही है। ऑल्सो एंटीबायोटिक टेकन नेसेसरी में किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी। यह बता रहा है अगर आप बेकार में एंटीबायोटिक्स लेंगे तो जो आपकी बॉडी में जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं, जो आपके काम के बैक्टीरिया होते हैं, ये एंटीबायोटिक उन्हें भी मार देगी। इसलिए जब आपको डॉक्टर बोले जितना बोले उतना ही ये दवाई आपको खानी है, उससे ज़्यादा आपको नहीं खानी। आगे कहता है एंटीबायोटिक्स हाउएवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू एज दीज आर कॉज्ड बाय वायरसेस। अब यहाँ कह रहा है कि जो आपकी एंटीबायोटिक है उसका असर जो आपको वायरसेस से डिजीज़ होती है उसके ऊपर वो उसका असर नहीं होता है।
ये बस उन्हीं पे इफ़ेक्ट करती है जो आपको बैक्टीरिया और फंगस से होती है, ठीक है। वायरसेस के होने वाली बीमारियों पे ये असर नहीं करते हैं। अब नए वैक्सीन, यहाँ पे कि वैक्सीन क्या होता है, कैसे काम करता है, तो चलिए पढ़ते हैं। When a disease carrying microbes enter our body, the body produces antibodies to fight the invader. अब यहाँ पे ये एंटीबॉडीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ इसे ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पे ये जो माइक्रोब्स है जो डिजीज़ को लेके आते हैं उन्हें हम कहते हैं एंटीजन। ये वो इम्पोर्टेंट है, इसे आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, नोट के उस पर उन्हें हम कहते हैं एंटीजन। और हमारी बॉडी में, हमारी जो बॉडी है उसमें एक ऐसा कोई एक टाइप से आप पार्ट ही मान लीजिए जो इन एंटीजन से फाइट कर रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे एंटीबॉडी, ठीक है। इन दोनों टर्म को आप अच्छे से नोट कर लेना। जो हमारे माइक्रोब्स जो हमारे उसमें घुसते हैं उन्हें हम कहते हैं एंटीजन, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं एंटीजन। जो उससे फाइट करता है उसे हम कहते हैं एंटीबॉडीज़। एंटीजन जो बाहर से अटैक कर रहे हैं, एंटीबॉडीज़ जो हमारे जो कंपोनेंट, हमारी बॉडी का कंपोनेंट जो उससे फाइट कर रहा है। अब हमारा बॉडी क्या करता है कि जब हमारी बॉडी में कोई डिजीज़ कैरिंग माइक्रोब एंटर करता है तो हमारी बॉडी को पता चल जाता है और वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। जैसे आपके अंदर एक फंगस डिजीज़ कैरिंग फंगस आपके अंदर एंटर करने की कोशिश कर रहा है, तो आपकी बॉडी को पता है कि इस डिजीज़ से लड़ने के लिए कौन सी एंटीबॉडी बनानी है। तो हमारी जो बॉडी है वो उस एंटीबॉडी को बनाना स्टार्ट कर देगी। उसके बाद कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर घुसता है तो हमारी बॉडी बैक्टीरिया से लड़ने के लिए जो एंटीबॉडी है उसे बनाना शुरू कर देगी और फिर उनसे ख़त्म कर देगी। मतलब जैसा माइक्रोब होता है वैसा हमारी जो बॉडी है वैसी एंटीबायोटिक रिलीज़ करती है। तो इसी टाइप से जो हमारी बॉडी है वो बाहर के जितने भी डिजीज़ कैरिंग जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनसे बचाने में मदद करता है। अब यहाँ पे आगे कहता है कि द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ़ इट एंटर्स अगेन। आपका जो बॉडी है, हमारी जो बॉडी है वो बहुत तेज़ है। जैसे ही हमारी बॉडी को पता चलता है कि ये बैक्टीरिया वाला डिजीज़ है तो ये जो बैक्टीरिया है इसे कैसे मारना है, तो वो आगे ज़िंदगी में अगर फिर से वो आएगा तो अब आपकी बॉडी को वो याद रहेगा कि उसे कैसे मारना है, कि अगर ये बैक्टीरिया आएगा ना तो इसको ऐसे मारना है। तो अगर वो दोबारा आएगा तो आपका जो बॉडी है वो इम्यून हो जाएगा और वो जो डिजीज़ है उसे आपका जो बॉडी का जो मैकेनिज़्म है उससे मार देगा, उसे ख़त्म कर देगा, आपको उससे कोई भी हार्म नहीं होगा। अब आगे कहता है इफ़ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस द बॉडी फाइट्स एंड किल द इन्वेडेड बैक्टीरिया बाय प्रोड्यूसिंग सुटेबल एंटीबॉडीज़। कि मान लीजिए जो कोई भी बीमारी है, जो भी माइक्रोब बीमारी है वो एकदम जानलेवा है, ख़तरनाक है, लेकिन उसे डेड माइक्रोब मतलब मरा हुआ माइक्रोब अगर हमारी बॉडी में डाल दिया जाए या उसे वीक करके हमारी बॉडी में डाल दिया जाए तो जो हमारी बॉडी है वो एक टेक्निक ढूंढ लेगी कि कैसे उसे मारना है, उसे ख़त्म करना है। कि अगर एक बार हमारी बॉडी ने उसे मारना सीख लिया तो अगली बार जब वो आएगा तो हमारी बॉडी को पता रहेगा कि इसे ऐसे मारना है, ठीक है। अब आगे द एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडीज एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स फॉर एवर। दिस इज हाउ द वैक्सीन वर्क्स। अब वैक्सीन का क्या आधार है? Several diseases including cholera, tuberculosis, smallpox, hepatitis can be prevented by vaccination. ऐसी कई डिजीज़ होती है जैसे क्लोरिया हो गया, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस, ये सारे अगर हम वैक्सीनेशन लेंगे तो ये हम इससे बच सकते हैं। एडवर्ड जेनर डिस्कवर द वैक्सीन ऑफ स्मॉल पॉक्स इन 1798। अब ये जो एडवर्ड जेनर है
इसने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन को डिस्कवर करा था 1798 में। इन योर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शन टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट सर्वल डिजीजेज। जब आप छोटे थे तो आपने ज़रूर ध्यान दिया होगा कि आपको इंजेक्शन लगते थे। पोलियो, आपको कई बार पता होगा पोलियो की दवाई पिलाई जाती थी आपको, तो ये इसलिए पिलाई जाती थी कि आपको ये जो कुछ डिजीज़ हैं इनसे आप प्रोटेक्ट रहें। कैन यू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ दीज डिजीज़ यू मे टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स। ये आपके करने का है कि आप इन डिजीज़ का आप लिस्ट बनाएं और आप अपने पेरेंट्स की भी हेल्प ले सकते हैं। तो इट इज़ एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रंस अगेंस्ट दीज डिजीज़। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सारे चिल्ड्रंस को इन डिजीज़ से बचाएं। नेसेसरी वैक्सीन आर अवेलेबल इन द नियर बाय हॉस्पिटल्स। You must have seen the advertisement on TV, newspaper regarding protection of children against polio under the Pulse Polio program. ये बहुत ज़रूरी है। ये वैक्सीन्स जो ज़रूरी वैक्सीन्स हैं ये आपको अपने आसपास के जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें मिल जाएगी। ये आपने इन टीवी के ऐड में भी देखा होगा, न्यूज़पेपर में भी ऐड में देखा होगा कि पोलियो की दवाई पिलाई जाती है। उन्हें चिल्ड्रंस को प्रोटेक्ट करो, पोलियो के अगेंस्ट जो चिल्ड्रन है उन्हें प्रोटेक्ट करो, और उसके लिए एक प्रोग्राम चला था जिसका नाम है पल्स पोलियो प्रोग्राम। पोलियो ड्रॉप्स आर गिवन टू द चिल्ड्रन आर एक्चुअली अ वैक्सीन। जैसे कि मैंने आपको अभी पहले बताया कि जो पोलियो की दवाई पिलाई जाती थी बचपन में, और आपकी ये छोटी उंगली है उस पर एक मार्क भी दिया जाता था। तो पोलियो ड्रॉप्स जो दिया जाती थी वो चिल्ड्रंस के लिए एक वैक्सीन की तरह ही थी। A worldwide campaign against smallpox has finally led to its eradication from parts of the world. आज से कई साल पहले जो स्मॉल पॉक्स नाम की जो बीमारी थी ये बहुत ज़्यादा ही डेंजरस थी। जब इसकी जो वैक्सीन है ये लोगों को दी जाने लगी तो सभी देशों ने इसका बहुत ज़्यादा एक्टिवली इस्तेमाल करा और स्मॉल पॉक्स को ख़त्म करा। These days vaccine are made on a large scale from microorganisms. Protect human and other animal from several diseases. आज के दिनों में जो वैक्सीन्स है ये बहुत बड़ी मात्रा में बनाने लगी है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हेल्प से, जिससे हम एनिमल्स को प्रोटेक्ट करेंगे और अपने आप को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक और फ़ायदा, जिसका जो टॉपिक है इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। सम बैक्टीरिया फिगर 7.2 आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू एनरिच सॉइल विद नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट फर्टिलिटी। अब यहाँ कहता है कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं एटमॉस्फेयर में। जो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन पाया जाता है वो गैस की फॉर्म में होता है, ये सोल्यूबल नहीं होता है। जो नाइट्रोजन इन्वायरमेंट में होती है ये हमारे प्लांट्स द्वारा कंज्यूम नहीं करे जा सकता, लेकिन प्लांट्स को नाइट्रोजन चाहिए होता है। लेकिन फिर जो प्लांट्स हैं वो नाइट्रोजन लेते कैसे हैं? जो प्लांट्स जो नाइट्रोजन लेते हैं वो लेते हैं सोल्यूबल फॉर्म में। यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन का क्या मतलब है? नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब है कि जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है उसे कन्वर्ट करके सोल्यूबल फॉर्म में करना, ताकि प्लांट्स उसे कंज्यूम कर सके। और सोल्यूबल फॉर्म में क्या होगा कि जो प्लांट है वो अपनी रूट से, अपनी जड़ से उस नाइट्रोजन को ले। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सोल्यूबल फॉर्म में करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही हमारी मदद करते हैं। जो माइक्रोब्स ऐसा करते हैं उन्हें हम कॉमनली बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, जैसे आप इन दोनों में देख सकते हैं। अब अगला क्या है? अगला है क्लीनिंग द इन्वायरमेंट। जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमें इन्वायरमेंट को क्लीन करने में कैसे मदद करते हैं। अब यहाँ पे बोलते हैं कि पहली एंड भूजो हैड ऑब्जर्व द स्कूल गार्डनर मेकिंग मैन्योर अलोंग विद देयर फ्रेंड। दे कलेक्टेड वेस्ट ऑफ
plant vegetable and food from nearby houses and gardens. They put them in a pit meant for water waste disposal. After some time it decomposed and got converted to manure. Bhujo and Paheli wanted to know how this had happened. जो पहेली और भूजो हैं वो अपने स्कूल गार्डनर को ऑब्जर्व कर रहे थे कि वो उसे देख रहे थे कि वो कैसे मैन्योर कैसे बना रहा था। तो उन दोनों ने अपने फ्रेंड्स के साथ उन्होंने प्लांट्स वेजिटेबल और फ्रूट से जितने भी वेस्ट थे वो आसपास के घरों से और गार्डन से लाके एक पिट में जमा कर दिया। इन्होंने उसे डिकम्पोज होते हुए देखा और फिर वो थोड़ी देर बाद वो मैन्योर बन गया। पहेली और भूजो ने सोचा कि ये कैसे हुआ। तो चलिए इसका जवाब देते हैं। पहले आपको एक एक्टिविटी दे रखी है। यहाँ पे आपको 2 पोट लेने हैं, उसमें आधे मिट्टी डाल देनी है, उसे ए और बी मार्क कर देना है। पोट ए में आपको डालना है पॉलीथीन बैग्स, नहीं सॉरी पोट ए में आपको प्लांट वेस्ट डालना है। जो आपका प्लांट वेस्ट इन पोट ए एंड थिंग्स लाइक पॉलीथीन बैग, आपको उसमें और आपको जो पोट नंबर बी है उसमें आपको पॉलीथीन बैग, इम्पटी ग्लास, जो ग्लास की बोतल है वो, और टूटे हुए प्लास्टिक के टॉय डालने हैं। और फिर उन दोनों पोट्स को घर के बाहर रख देना। फिर उन्हें 3-4 हफ्ते बाद उन्हें देखना उनमें क्या डिफरेंस होगा। अब यहाँ पे आगे पूछता है कि डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द कंटेंट ऑफ 2 पोट्स, इफ सो व्हाट इज द डिफरेंस? यू विल फाइंड दैट plant waste in pot A had been decomposed. How did this happen? The plant waste has been converted into manure by the action of microbes. जैसा कि आपको पता था कि जो पोट है उसमें क्या है, उसमें प्लांट वेस्ट था, तो वो डिकम्पोज हो गया। तो कैसे हुआ? अब यहाँ पे आगे दे रखा है कि जो माइक्रोब्स है उन्होंने प्लांट वेस्ट को कन्वर्ट कर दिया मैन्योर में। The nutrient release in the process can be used by the plant again. जो माइक्रोब्स हैं वो प्लांट वेस्ट और यहाँ तक कि एनिमल वेस्ट दोनों को कंज्यूम कर लेते हैं और फिर उन्हें कन्वर्ट कर देते हैं अदर फॉर्म में, जिनको प्लांट्स के द्वारा यूज़ किया जाता है और जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए बेटर है। अब यहाँ कहता है कि डिड यू नोटिस दैट इन पॉट बी द पॉलीथीन बैग, एम्प्टी ग्लासेस, बॉटल्स एंड ब्रोकन टॉय पार्ट्स डिड नॉट undergo any such changes. The microbes could not act them on convert them into the manure. ये कहता है कि जो पोट बी है उसमें क्या था, उसमें पॉलीथीन बैग्स थे, एम्प्टी ग्लास की बोतल थी और ब्रोकन टॉय पार्ट्स थे। तो उनमें चेंज क्यों नहीं आया? तो यहाँ इसलिए उनमें चेंज इसलिए नहीं आया कि जो माइक्रोब्स हैं वो उन पे एक्ट नहीं कर पाए, मतलब उन्हें कन्वर्ट नहीं कर पाए मैन्योर में, उन्हें डिकम्पोज नहीं कर पाए कि जो प्लास्टिक है वो कभी भी डिकम्पोज नहीं होती है। अब यहाँ कहता है कि यू ऑफन सी लार्ज अमाउंट ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द फॉर्म ऑफ डिकेइंग प्लांट एंड समटाइम्स डेड एनिमल ऑन द ग्राउंड। यू फाइंड दैट दे डिसअपियर आफ्टर सम टाइम। आप कहीं जाते होंगे रास्ते में तो आपने देखा होगा कि आप कहीं भी जो फ्रूट्स के जो छिलके हैं, जो प्लांट की जो लीव्स है, वो जो सब्जियों के जो छिलके हैं, वो अगर आप उन्हें कंटिन्यू देखते रहेंगे तो वो कुछ टाइम बाद डिकम्पोज हो जाएंगे, वो डिसअपियर हो जाएंगे। वो डिकम्पोज क्यों हो जाते हैं? तो यहाँ पे यहाँ पे यही कहता है कि दिस इज बिकॉज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक मैटर वेस्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल कन्वर्टेड them into simple substances. These substances are again used by the other plant and animal. Thus microorganisms can be used to degrade the harmful smelly substance and thereby clean up the environment. कि माइक्रोब कैसे क्लीनिंग करते हैं हमारी इन्वायरमेंट की। कोई भी लीफ के जो पत्ते पड़े या कोई एनिमल मरा हुआ पड़ा है ग्राउंड पे,
तो वो उन्हें डिकम्पोज कर देते हैं, जो कि आपके इन्वायरमेंट में, आपके सॉइल में प्लांट द्वारा यूज़ करा जा सकता है। इसलिए जो माइक्रोब्स है वो हमारे फ्रेंड होते हैं। तो भाई फाइनली ख़त्म हो चुका है। तो अभी के लिए तो मैं बाय कहता हूँ, और अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अभी हमने फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ा, और अगले वाले उसमें पढ़ेंगे हम हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो भाई अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें भाई, सब्सक्राइब और कर देना है। बाय।